ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजी जो होती है वो होती है आउटर स्ट्रक्चर की। तो हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि ठीक है, लीफ कैसा होता है, उनका रूट कैसा होता है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस बेसिकली कैसी होती है, उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। टुडे विल स्टार्ट विद द अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अनाटमी जब बात करते हैं तो अनाटमी का कहने का मतलब होता है कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होगी। मोर्फोलॉजी वाज योर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड एनाटमी इज योर इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, now moving on, introduction if we'll start, then plant anatomy. It is basically a branch of biology which deals with study of internal structures of plants and their organization. Okay, सो प्लांट एनाटमी एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसमें हम लोग बेसिकली प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। नाउ we all know that a cell is the basic unit of life. Every living individual cell is the basic unit. Okay, so plants also have cell as their basic unit. ठीक है। सेल को जब नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज। ठीक है, और फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंस्टिट्यूट ऑर्गन। तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी बेसिक यूनिट जो होती है वो हमारी सेल होती है। फिर सेल ऑर्गेनाइज हो जाता है टिश्यू में, और फिर टिश्यू फर्दर ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन्स में। बेसिकली सेल जो होती है वो हमारी फंडामेंटल बेसिक यूनिट होती है। ढेर सारे नंबर ऑफ सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, और ढेर सारे टिश्यू मर्ज करके एक हमारा ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है। नाउ डिफरेंट ऑर्गन शो डिफरेंसेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। हर एक ऑर्गन का ऑब्वियस सी बात है, हर एक ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होता है। वो मान लो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तो वैरी करेगा ही करेगा, बट एक जो तुम्हारा ऑर्गन होता है, एक इंडिविजुअल का भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स वैरी करता है इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक है ना। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट हो रहे थे, वो एनाटॉमिकली भी वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। नाउ Anne Grew is known as father of plant anatomy, and K.A. Chaudhary is known as your father of Indian plant anatomy. Okay, so moving on to टिश्यूज। देखो सेल तो बेसिक यूनिट होती है, लेकिन सेल कंस्टिट्यूट करके टिश्यू बनाता है। इसीलिए जब हम लोग एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो हम लोग उसके टिश्यू के बारे में बात करते हैं, उसके टिश्यू सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो अगर टिश्यू की बात करें तो टिश्यू इज बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप। मतलब आई टोल्ड यू कि सेल तो बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट सेल हो गई। ढेर सारे सेल कंस्टिट्यूट करके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो जो टिश्यू होता है वो क्या हो गया हमारा, टिश्यू इज बेसिकली नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, या तो वो सिमिलर होंगे या डिसिमिलर इन शेप होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ उसकी साइज सिमिलर ही हो, उसका शेप सिमिलर ही हो। उसका या तो एक टिश्यू डिफरेंट सेल्स है तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होते हैं तुम्हारे, वो या तो सिमिलर भी हो सकते हैं साइज और शेप में, और या फिर वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, बट उनकी जो ओरिजिन होती है वो कॉमन होती है, और एक कॉमन फंक्शन इन परफॉर्म करते हैं वो। ठीक है, मान लो अगर एक टिश्यू है, ठीक है, तो एक टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो या तो सिमिलर हो सकते हैं साइज और शेप में, या डिसिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, साइज और शेप का इशू नहीं है, वो सिमिलर डिसिमिलर, लेकिन उनकी जो ओरिजिन होती है वो एक ही होगी, और उनका जो फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे वो कॉमन होगा। ठीक है, वो डिफर नहीं करता है हर एक सेल का एक टिश्यू के अंदर। ठीक है। Now, the term tissue was coined by Nehemiah Grew. Nehemiah Grew जो थे, एन ग्रीव जो हमारे फादर ऑफ इंडियन एनाटमी थे, फादर ऑफ तुम्हारे एनाटमी प्लांट एनाटमी थे, उन्होंने बेसिकली ये टर्म दिया था टिश्यू। ओके, नाउ कार्ल नगेली कैटेगराइज टिश्यू इनटू टू टाइप्स। ग्रीव ने ये टर्म तो दे दिया टिश्यू, बट नागेली ने क्या किया, नागेली ने टिश्यू को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया। ठीक है, तो टिश्यू उनकी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन के बेसिस पे, मतलब उन वो कितने केपेबल है फर्दर डिवीजन के लिए, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया। योर फर्स्ट वन इज मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। ठीक है,
तो टिश्यू को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, मतलब डिवीजन की कैपेसिटी उसके अंदर क्या है, वेदर इट कैन बी डिफरेंशिएटेड और हाफ डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं खुद को, उसके बेसिस पे। तो जो हमारा पहला टाइप ऑफ टिश्यू है दैट इज योर मेरिस्मेटिक टिश्यू, वह अनडिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है, वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। Whereas जो हमारा सेकेंड टिश्यू है दैट इज योर परमानेंट टिश्यू, वो फुल्ली डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। तो एक टिश्यू हो गई हमारी जो अनडिफरेंशिएटेड है जिसको हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू बोला, और दूसरी टिश्यू हो गई हमारी परमानेंट टिश्यू जिसको कि हम जो हमारी फुल्ली डिफरेंशिएटेड टिश्यू होती है, ठीक है। तो वन बाय वन अभी हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यूज। तो growth in plant is largely restricted to specialized regions of active cell division called meristem. ठीक है, मेरिस्टेम बेसिकली इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड जो कि है हमारा मेरिस्टो, जिसका मतलब है डिवाइडेड, ठीक है। तो जो मेरिस्टेम होता है मतलब होता है डिवाइडेड। ग्रोथ इन is largely restricted to specialized regions of active cell division, ठीक है। प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड होता है कुछ ही रीजंस में, मतलब पूरे प्लांट में आपको एक्टिव सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। प्लांट में कुछ ही ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर हमें एक्टिव सेल डिवीजन देखने को मिलता है, और उस रीजन को हम लोग मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। और उसी रीजन में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उस टिश्यूज को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अबाउट द मेरिस्टेम, ठीक है। नाउ सेल साइकिल ऑफ मेरिस्टेम इज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, ठीक है। देखो आई टोल्ड यू कि कुछ स्पेशलाइज रीजन्स ही होते हैं जहां एक्टिव सेल डिवीजन होती है, ठीक है। मतलब काफी एक्टिवली वहां का सेल डिवाइड होते रहता है, पूरे प्लांट बॉडी में ये चीज नहीं होती। तो जहां जो सेल साइकिल होती है मेरिस्टेम की वो कंटिन्यूअसली डिवीजन करती है, ठीक है। वो कंटिन्यूअसली इट इज इन अ स्टेट ऑफ डिवीजन, ठीक है। Now, thus merismatic tissue is composed of immature cell. Just because कि उसके अंदर continuous state of division है उसकी cell cycle में, that's why जो हमारा merismatic tissue होता है वो immature cells का बना हुआ होता है, ना कि mature cells। क्योंकि अगर mature cells का बना होता तो उसके अंदर continuous division नहीं होती, उसके अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन हो रही है, विच मीन्स कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज है हमारा वो इमेच्योर सेल से बना है। नाउ इन मेरिस्मेटिक सेल्स ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। मेरिस्मेटिक सेल्स में क्या होता है तुम्हारे, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो तुम्हारा सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट इन। नाउ इनका जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, क्योंकि वो सेल्यूलोज का बना होता है। जो इनका प्राइमरी सेल वॉल होगा वो सेल्यूलोज का बना होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज का। और उनका क्या होगा कि उनका जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, और इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी है, और इनकी सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जिसके अंदर की काफी प्रोमिनेंट, ठीक है, बिल्कुल प्रोमिनेंट ऐसे लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इनके सेल वॉल के बारे में, मेरिस्मेटिक सेल्स के सेल वॉल के बारे में बात कर लिया हमने कि प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो थिन और फ्लेक्सिबल होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है इसके अंदर। अब इसका साइटोप्लाज्म क्या कैसा होता है कि काफी डेंस होता है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर काफी प्रोमिनेंट लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Now, these are metabolically highly active, thus lack reserve food, ठीक है। ये क्या होता है कि ये मेटाबॉलिज्म इनके अंदर काफी हाईली एक्टिव होता है, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होती है, काफी हाईली एक्टिव होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ये लैक करते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होती है वो लैक होती है, वो इनके अंदर रिजर्व फूड, इनके अंदर जो होता है फूड वो रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। नाउ दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस का कहने का मतलब कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब ये सेल है, इसी से बाइंड अप किया हुआ दूसरा सेल मिलेगा हमें,
दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं मिलेगी। उसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली फिटेड होते हैं, आपस में काफी क्लोजली फिटेड होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कॉम्पैक्ट टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसके जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली फिटेड होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है हमारा, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। मूविंग ऑन, बात करते हैं अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। ये तो था मेरिस्मेटिक टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज की बात करोगे तो अगर उनको ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, उनका ओरिजिन कैसा और उसके अंदर डेवलपमेंट कैसी हो रही है, अगर उसके बेसिस पे अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू को डिवाइड करते हैं तो मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया तुम्हारा प्रोमेरिस्टेम, जिसको हम लोग एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम भी बोलते हैं, और इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं प्रीमॉर्डियल मेरिस्टेम, ठीक है। इसको प्रोमेरिस्टेम भी बोलेंगे, एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम भी बोलेंगे, या प्रीमॉर्डियल मेरिस्टेम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रीमॉर्डियल मेरिस्टेम भी बोलेंगे, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, प्रो मेरिस्टेम या एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम से क्या समझ रहे हो, जब ये मेरिस्टेम एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होगा या मेरिस्टेम बनने के पहले का जो फेज होगा, प्रो फेज होगा, वो फेज है ये, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोस्टम या एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम, ठीक है। तो दीज आर फर्स्ट फॉर्म मेरिस्मेटिक रीजन्स। जो सबसे पहला मेरिस्मेटिक रीजन फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रो मेरिस्टेम या एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। दिस मेरिस्टेम डेवलप्स अर्ली इन लाइफ। ये किसी भी ऑब्वियस सी बात है, एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम बोल रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरिस्टेम काफी अर्ली लाइफ में ही डेवलप कर जाएगा, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक स्टेज एंड गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये मेरिस्टेम काफी अर्ली ही डेवलप हो जाता है जब वो प्लांट अपने एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही होता है, एंड दिस प्रोमेरिस्टेम विल गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। इसी प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। On to our second type of मेरिस्मेटिक टिश्यू, that is your primary मेरिस्टेम, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या हो रहा है, प्राइमरी मेरिस्टेम अभी समझ गए किस चीज से बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम हमारा प्रो मेरिस्टेम से बन रहा है, ठीक है। Now, meristematic cells developed from promeristem are known as primary meristem. As I told you, जो भी meristematic cells promeristem से develop होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। दीज सेल्स आर ऑलवेज इन डिविजन फेज। मैंने बताया था कि एक्टिव फेज ऑफ डिविजन होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू में, इसीलिए प्राइमरी मेरिस्टेम में भी क्या होगा कि इनके सेल्स जो होंगे वो हमेशा ही डिविजन के फेज में होंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ठीक है आज अभी डिविजन नहीं करना है, या थ्रू आउट दिस सीजन या थ्रू आउट इस टाइम पीरियड के बाद डिविजन नहीं करते, नहीं, ये हमेशा ही डिविजन फेज में होते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये मेरिस्टेम क्या करते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं वो डिवीजन फेज में होते हैं, और वो किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से ये क्या करेंगे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। नाउ दीज आर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड अपेंडेजेस, ठीक है। ये कहाँ, ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं हमारे, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो वो रूट्स के टिप्स पे मिलेंगे आपको, या स्टेम्स और अपेंडेजेस के टिप्स पे मिलते हैं, ठीक है। नाउ दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है उसका फॉर्मेशन करता है ये प्राइमरी मेरिस्टेम में। मतलब जो बेसिक प्लांट बॉडी जब हुई, प्राइमरी प्लांट बॉडी है, जब वो सैपलिंग प्लांट है, तब उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन में कौन कंट्रीब्यूट करता है, ये जो हमारी प्राइमरी मेरिस्टेम है वो करते हैं ना। थर्ड टाइप का जो हमारा मेरिस्टेम है वो है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स are the meristems developed from primary permanent tissues by the process of de-differentiation, ठीक है। देखो उन उसमें क्या हो रहा था, हमारे जो प्राइमरी मेरिस्टेम थे उसमें क्या हो रहा था कि प्रो मेरिस्टेम डिफरेंशिएट करके
उसके अंदर डिफरेंशिएशन हो रही थी तो प्राइमरी मेरिस्टेम बन रहा था। नाउ सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है कि ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डेवलप करता है, मतलब वो जो तुम्हारा प्रो मेरिस्टेम था उसके अंदर वो प्राइमरी मेरिस्टेम बना रहा था, उसके अंदर डिफरेंशिएशन हो रही थी तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बन रहा था। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के अंदर जब डी डिफरेंशिएशन होगी तो क्या होगा, तब हमारा जाकर के सेकेंडरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होगा। ठीक है, अब प्राइमरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से प्राइमरी ग्रोथ हो रहा था प्लांट के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा कि सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, नाउ अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट आर, ये क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी मेरिस्टेम से पहले प्लांट की लाइफ में आ रहा है, प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो क्या होगा कि प्राइमरी मेरिस्टेम तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है हमारी वो प्लांट के लाइफ में प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आ रही है। तो जब प्लांट बॉडीज का बेसिक फॉर्मेशन हो गया है, उसके अंदर रूट स्टेम अपेंडेजेस बन गया है, तो अब क्या होगा कि जो हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यूज, पर्टिकुलरली द वुडी एरियाज। जो भी वुडी एरियाज होते हैं, कहने का मतलब है कि जो भी स्टेम और ब्रांचेस होंगे प्लांट के, उनके अंदर जो सेकेंडरी टिश्यूज प्रोड्यूस करना होता है और उनकी फॉर्मेशन जो करनी होती है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सेकेंडरी टिश्यू करता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम करता है। ठीक है ना, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं हमारे वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। ठीक है, कॉर्ड कैम्बियम एंड इंटरफैस्कुलर कैम्बियम आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो हमारा कॉर्ड कैम्बियम है या इंटरफैसिकुलर कैम्बियम होता है वो बेसिकली हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल होता है। ये कॉर्ड कैम्बियम हमें कहाँ मिलता है, जब वुड को क्रॉस सेक्शनल स्टडी करोगे वुड की, तो उसके अंदर आपको ये कॉर्ड कैम्बियम या इंटरफैसिकुलर कैम्बियम देखने को मिलेगा। ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। पहले टिश्यू और टिश्यू सिस्टम खत्म करेंगे हम लोग, फिर हम लोग कॉर्ड कैम्बियम वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो थी उनके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं उसके पोजीशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग अपाइकल मेरिस्टेम या इंटर कैलरी मेरिस्टेम में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना जो है तुम्हारा वो है अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो जो पहला क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो अपाइकल मेरिस्टेम नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपाइकल पोर्शन में मिलेगी। ठीक है, या तो स्टेम के अपाइसिस पे यानी कि टिप्स पे मिलेगी, या रूट के अपाइसिस पे, या ब्रांच के अपाइसिस पे। ठीक है, तो दीज टिश्यूज आर फाउंड एट द अपाइसिस और टिप्स ऑफ स्टेम, रूट और ब्रांच। ठीक है, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला हो गया हमारा रूट अपाइकल मेरिस्टेम और दूसरा टाइप है हमारा शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन अगर करते हैं तो हमारा जो अपाइकल मेरिस्ट हमारी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो अपाइकल मेरिस्टेम में डिवाइड होती है। और फिर जब अपाइकल मेरिस्टेम को फर्दर डिवाइड करते हैं तो दो टाइप का होता है हमारा, पहला होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम और दूसरा होता है शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ अ रूट, टिप के रूट को ऑक्यूपाई करेगा, और जो हमारा शूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा वो शूट के टिप को ऑक्यूपाई करेगा। नाम से ही समझ आ रहा है, मैंने बताया आपको कि अपाइकल मेरिस्टेम्स हमेशा एपेक्स पोर्शन पे मिलते हैं। अपाइकल का मतलब ही होता है अपाइसिस। ठीक है, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि अपाइकल मेरिस्टेम है तो अपाइसिस पे मिलेगा। अब उसके आगे भी नाम से समझ आ रहा है, अगर रूट अपाइकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं तो रूट के अपाइकल पोर्शन पे मिलेगा या टिप्स पे मिलेगा, और जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा हमारा वो शूट के टिप पे मिलेगा। ठीक है, अब अगर देखोगे तो ये डायग्राम देखो। ठीक है, पहला डायग्राम है तुम्हारा रूट अपाइकल मेरिस्टेम का और दूसरा डायग्राम है शूट अपाइकल मेरिस्टेम का। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रूट कैप है हमारा। ठीक है, फिर ये जो है तुम्हारा इंटरनल इनिशियल्स ऑफ सिलेंडर, सेंटर सिलेंडर और कॉर्टेक्स है, फिर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे रूट कैप, ये हमारा रूट का टिप एंड है, इस जगह पे जो देख रहे हो ये है तुम्हारा रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है, जो कि रूट के टिप पे प्रेजेंट है। अब बोलोगे कि मैम रूट का टिप तो यहाँ पे होगा ना, टिप तो ये दिख रहा है, ये सरफेस तो ऊपर। तो याद करो जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाई थी, रूट पढ़ाया था, तो बताया था कि एक रूट कैप टाइप की चीज होती है कि जो कि रूट के एपेक्स को कवर करती है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये जो रेड आउटलाइन मैंने किया है ये बेसिकली आपका कुछ और नहीं बल्कि ये अपा रूट कैप है, ठीक है। तो रूट यही पे एंड हो रही है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये तुम्हारा रूट कैप है, ठीक है ना। अब अगर शूट अपाइकल मेरिस्टेम की बात करोगे तो देखो ये जो पोर्शन है तुम्हारा, ये है तुम्हारा बेसिकली शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है। इसके बाहर ये जो देख पा रहे हो ये है एक्सिलरी वर्ड, ठीक है। अभी एक्सिलरी वर्ड आई विल टीच नाउ। अब इसमें पहले सबसे पहले पढ़ेंगे अपाइकल मेरिस्टेम के फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो जो द अपाइकल मेरिस्टेम्स प्रोड्यूस द प्राइमरी टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टेम क्या करते हैं कि प्राइमरी टिश्यूज, प्लांट बॉडी के प्राइमरी टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो एक तो प्राइमरी टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी प्रोड्यूस भी करेंगे और वो क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के लिए। Now, moving on, they principally contribute to increase in the length, ठीक है, elongation of the plants along the axis, ठीक है। प्लांट का जो elongation होता है along the axis, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है तुम्हारा प्राइमरी, ये जो प्राइमरी अपाइकल मेरिस्टेम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। दे प्रिंसिपली कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन द लेंथ, उनका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। दैट इज इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग इट्स अलोंग देयर एक्सिस, मतलब इस एक्सिस पे अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो इसी एक्सिस पे प्लांट की बॉडी को इलोंगेट करना इज नोन एज योर इलोंगेशन, इंक्रीज इन द लेंथ में इंक्रीज करना। या अगर बात करें जब हम लोग की इलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स कर रहा है तो उसका मतलब ये होता है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम की बात। अब अगर बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्सिलरी बड्स क्या होता है। एक्सिलरी बड मैंने दिखाया आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, शूट अपाइकल मेरिस्टेम के बाहर लीफ प्रीमोडियम है, उसके बाहर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है हमारा एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। तो अब एक्सिलरी बर्ड का काम क्या है। प्लांट बॉडी इज एन अंडर डेवलप्ड शूट, जो प्लांट बॉडी होती है हमारी वो अंडर डेवलप्ड शूट होती है, ठीक है। So the cells of shoot apical meristem continuously divide to increase their number to elongate the stem, ठीक है। जो सेल होता है शूट अपाइकल मेरिस्टेम का, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा ताकि जो स्टेम का जो नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है वो इंक्रीज कर जाए ताकि जो स्टेम है उसके अंदर इलोंगेशन पॉसिबल हो पाए, स्टेम जो है वो लंबी हो पाए, ठीक है। तो while the stem is elongating and leaves are formating on it, some cells left behind from shoot apical meristem in the axial of leaves and contribute the axillary buds, ठीक है? तो क्या है कि जो सेल था हमारा शूट अपाइकल मेरिस्टेम का वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा था ताकि वो स्टेम की इलोंगेशन कर पाए, ठीक है। जब स्टेम इलोंगेट हो रहा है और उसके ऊपर लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि इस पूरे प्रोसेस में कुछ सेल्स जो होते हैं वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाते हैं, ठीक है, शूट अपाइकल सिस्टम से एक्सिल ऑफ लीव्स में, ठीक है। मतलब वो क्या हो रहा है कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम से वो लेफ्ट बिहाइंड रह जा रहा है लीव्स के एक्सिल में, ठीक है। तो लीव्स के एक्सिल में वो लेफ्ट बिहाइंड रह करके वो क्या बना रहा है, वो एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सिलरी बड कहाँ बन रहा है, तो वो एक्सिलरी बड जो है हमारा वो लीफ के एक्सिल पोर्शन पे ग्रो कर रहा है।
तो ये हो गया हमारा अपाइकल मेरिस्टेम। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के मेरिस्टेम की, जो है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम में क्या होता है, दीज मेरिस्टेम्स आर इंटरकैलेटेड इन बिटवीन द मेच्योर टिश्यूज। ठीक है, ये क्या होता है, मेच्योर टिश्यूज के बीच में इंटरकैलेटेड होते हैं। अब अगर मेच्योर टिश्यू की बात करें तो मेच्योर टिश्यूज हमारा क्या हो गया, सिंपल टिश्यूज को मेच्योर टिश्यूज नहीं बोलते हम लोग, परमानेंट टिश्यूज को हम लोग मेच्योर टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, now, the activity of intercalary meristem also adds to the length of plant or its organ। ठीक है, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो भी प्लांट के लेंथ को और उसके ऑर्गन में ही एक्चुअली एक्टिविटी क्रिएट एड ऑन कर देता है। ठीक है, यानी कि प्लांट की लेंथ को बढ़ाएगा या प्लांट की ऑर्गन को रिलीव करेगा। दीज आर बेसिकली द फंक्शंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, now where are they present, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दे मे बी प्रेजेंट ईदर एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकॉट स्टेम्स। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम्स में क्या होगा कि जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो इंटरनोड के बेस पे मोनोकॉट स्टेम्स में, मतलब ये ज्यादा डाइकॉट स्टेम्स में नहीं होता है, मोनोकॉट में ही होता है। तो क्या होगा कि वो डाइकॉट स्टेम्स के इंटरनोड पे प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल हो गया इसका ग्रास, बैम्बू, शुगरकेन वगैरह। उसी तरीके से अगर वो प्रेजेंट हो एट द बेस ऑफ नॉड, किसी नॉड के, अभी तक तो वो इंटरनोड्स में प्रेजेंट था, अब अगर वो किसी के नॉड पे प्रेजेंट होगा तो उसका एग्जाम्पल है तुम्हारा मिंट। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स जो कि लीफ के बेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल हो गया हमारा पाइनस गाइनोशियम। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये एलएस का मतलब होता है ये लैटरल सेक्शन है, शूट शोइंग ऑल द मेरिस्टम्स। जितने भी शूट से जो मेरिस्टम शो कर रहे हैं उसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपाइकल मेरिस्टेम है। ठीक है, सबसे ऊपर का सरफेस है जो अपाइकल मेरिस्टेम, उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या हो रहा है कि हमारा इंटरकैलेटेड है, मैच्योर टिश्यूज के बीच में ये प्रेजेंट है, इसीलिए इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे जो तुम्हारा है वो है हमारा लैटरल मेरिस्टेम। तो अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ करें या पोजिशन मेरिस्टेमेटिक फीचर्स के बेसिस पे देख करके करें, तो ये दो टाइप्स के मेरिस्टेम हो रहे हैं। बेसिकली कह लो लैटरल मेरिस्टेम इज नथिंग एल्स बट ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। ठीक है, तो सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम का अदर नेम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी है। ठीक है, तो इन इस डायग्राम में हमने तीन स्ट्रक्चर कौन कौन से देखे, एपेक्स पे प्रेजेंट है अपाइकल मेरिस्टेम, फिर जो तुम्हारा मेच्योर टिश्यूज है उसके नॉड्स या इंटर नॉड्स पे प्रेजेंट मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल इंटर कैप्सुलरी मेरिस्टेम हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम हो गया, और जो तीसरा टाइप है हमारा वो लैटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गया। तो ये तीन टाइप्स के जो थे वो अपाइकल मेरिस्टेम, आई एम सॉरी गाइस, मेरिस्टेम प्रेजेंस थे जो हम एक प्लांट के एनाटमी के अंदर प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है, तो पहला हमने मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में बात करी है, अब हम लोग बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, नो आवर सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इज योर परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यू किस चीज से बना हुआ होता है, परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन टेम्परली और परमानेंटली। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज हमने किसको किसको बोला, तो परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं, देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू वाज योर अनडिफरेंशिएटेड वन, और परमानेंट टिश्यूज क्या था हमारा, फुल्ली डिफरेंशिएटेड था। ठीक है, लेकिन परमानेंट टिश्यूज के पास क्या होता है कि उनका पावर डिवीजन करने का वो कंप्लीटली लॉस्ट हो गया है, या तो टेम्पररी लॉस्ट हुआ है या कंप्लीटली लॉस हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे जानने के पर्पज से और हमारे नॉलेज पर्पज से है। परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन टेम्परली और परमानेंटली। ठीक है,
इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, परमानेंट टिश्यू बनेगा कैसे? तो दे आर फॉर्म बाय डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज, ठीक है। मतलब सबसे प्राइमरी टिश्यूज जो है हमारा वो है मेरिस्मेटिक टिश्यूज। अभी जितने टिश्यूज बन रहे हैं वो उसकी बेसिस पे ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज है वो कहाँ से बनता है, ये बेसिकली डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है इसके अंदर, उसके बेसिस पे ये जो प्राइमरी टिश्यूज है उनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब जो इसका सेल्स होता है वो या तो लिविंग हो सकता है या डेड हो सकता है, अगर डिपेंड करता है वो, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनको हम लोग फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। योर फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है उसको हम लोग होमोजीनस टिश्यूज भी बोलते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है उसको हम लोग हेट्रोजीनस टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। नाउ एक एक करके भी हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखेंगे, ठीक है। मालिनी, अभी तक के सेशन में कोई डाउट मेरिस्मेटिक टिश्यूज में, या मैं मूव ऑन करूँ आगे? ओके मालिनी, इफ इट इज क्लियर तो हम लोग मूव ऑन करेंगे, बट फॉर योर कंसर्न अनाटमी और मॉर्फोलॉजी को अच्छे से करना, इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है, हर एक क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशंस है, तो ये दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के अंदर दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देखो सबसे पहले टिश्यू को क्लासिफाई किया, दो टाइप का टिश्यू हो रहा था। टिश्यू हमारा हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। फिर परमानेंट टिश्यूज को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी तीन टाइप के होते हैं, हमारा पैरेन्काइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया और स्केलेनकाइमा हो गया। ये तीन टाइप्स के हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज है। फिर अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को डिवाइड करते हैं तो वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक हमारा जाइलम हो गया और दूसरा हो गया हमारा फ्लोएम। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स और ओनली ऑफ सेल्स दैट वन टाइप or only of cells that are of one type and perform a common functions, ठीक है। जो हमारा सिंपल टिश्यूज होता है वो क्या होता है कि वो उनका जो ओरिजिन होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी सिमिलर सेल टाइप के सेल्स होते हैं, या उसके अलावा क्या होता है कि वो किसी भी एक टाइप के सेल का बना हुआ होगा जो कि एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। यानी या तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के बना होगा या फिर उसके जो सेल्स होते हैं वो एक कॉमन ओरिजिन से बने होंगे, कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है ना। सिंपल टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स आई टोल्ड यू। पहला है हमारा पैरेन्काइमा, सेकेंड वन इज योर कॉलेनकाइमा और थर्ड वन इज योर स्केलेनकाइमा, ठीक है। थर्ड वन इज योर स्केलेनकाइमा। तो सबसे पहले पैरेन्काइमा की अगर बात करते हैं तो पैरेन्काइमा परफॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, ठीक है। पैरेन्काइमा जो होता है हमारा वो मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी ऑर्गन का। जो किसी भी ऑर्गन का मेजर कंपोनेंट जो होता है वो हमारा पैरेन्काइमा होता है। नाउ द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। जो हमारे पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, ठीक है। आइसोडायमेट्रिक कहने का मतलब है कि उनकी जो डायमीटर होगी वो सेम होगी, ठीक है। आइसो मीन सेम एंड डायमेट्रिक मीन्स उनकी डायमीटर। तो जितने भी सेल्स होंगे उनकी डायमीटर सेम है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहली लाइन में पढ़ाया था सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि अगर ये सेल का डायमीटर इतना बड़ा है तो दूसरा जो सेल होगा उसका डायमीटर भी इतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। दे मे बी स्फेरिकल, उनकी शेप कैसी कैसी हो सकती है, तो या तो स्फेरिकल शेप हो सकती है, ओवर, राउंड, पॉलीगोनल और एलोंगेटेड इन शेप। उनकी शेप वैरी कर सकती है, डिफरेंट डिफरेंट
वेरिएशंस होते हैं, लेकिन अगर ओवल मिल रहा है तो ओवल का भी डायमीटर सेम ही होगा सारे सेल्स का ना। उनके वॉल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं और सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। दे मे ईदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब मैंने तुम्हें मेसेंकाइमा पढ़ाया तो आई टोल्ड यू कि उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, इसलिए वो क्लोजली फिटेड होते हैं। बट पैरेंकाइमा के अंदर क्या होता है कि या तो वो क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं या बहुत छोटा सा उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट मिल सकता है, लेकिन ज्यादा भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट मिल सकता है, वो भी वैरी करता है, ठीक है। Now, the parenchyma performs various functions like photosynthesis, storage, secretion. Parenchyma जो है हमारा वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करेगा, सिक्रीशंस में हेल्प करता है ना। ये तो पहला टाइप हो गया था। अगर दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप है हमारा कॉलन काइमा, ठीक है। तो कॉलन काइमा occurs in layers below the epidermis in most of the dicotyledons plants, ठीक है। जो हमारा कॉलन काइमा है वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स में मिलेगा। इसको हम लोग लिविंग मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि एपिडर्मिस के नीचे में ये लेयर्स में प्रेजेंट मिलता है हमें कॉलन काइमा, ठीक है। Now it is found either as a homogeneous layer or in patches, ठीक है। ये हमें या तो homogeneous layers में मिल सकता है या फिर patches में मिलेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है, या फिर एक जैसा लेयर में मिल सकता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच thickened at the corners due to deposition of cellulose, हेमीसेल्यूज एंड पेक्टिन, ठीक है। तो जो हमने जब पहला पढ़ा पैरेन्काइमा पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि उसका जो सेल होता है वो थिन होता है, लेकिन इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे थिक होते हैं, मतलब ऐसे पूरी बॉडी थोड़ी थिन होगी लेकिन जो उसके कॉर्नर्स होंगे वो थिक होते हैं। क्यों थिक होता है, क्योंकि वहां पे कॉर्नर्स पे क्या होता है, उनके सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है। इसकी वजह से इसका सेल जो होता है वो कॉर्नर्स पे थिक होगा ना। कॉलन काइमेटस सेल्स में बी ओवल, स्फेरिकल। अब अगर इसके शेप की बात करें तो कॉलन काइमा के सेल्स या तो ओवल शेप के होंगे या स्फेरिकल होंगे, पॉलीगोनल होंगे। और उनके अंदर क्या होगा कि ऑफन यूजुअली मैक्सिमम जो कॉलन काइमल सेल्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट मिल जाते हैं। बहुत रेयरली ऐसे स्पीशीज होते हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। दीज सेल्स एसिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स जो होते हैं हमारे वो फूड को एसिमिलेट करते हैं जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके अंदर एब्सेंट होता है, यानी कि ये भी क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। पैरेन्काइमा में क्या हो रहा था कि इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं मिलेगा और मिल थोड़ा बहुत कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत मिल भी रहा था, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, ये क्लोजली फिटेड होते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, कॉलन काइमा का फंक्शन मेनली होता है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट के जो दूसरे पार्ट जो ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई नया स्टेम है या लीफ का पेटियोल है। पेटियोल आई टोल्ड यू ना कि लास्ट क्लास, अगर ऐसे लीफ बना रहे तो ये हमारा पेटियोल है। तो ये जो होता है हमारा कि जो कॉलन काइमा है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ग्रोइंग प्लांट्स को, जैसे कि यंग स्टेम हो गए, तुम्हारा पेटियोल ऑफ लीव्स है, इन लोगों को ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया दूसरा टाइप। हमारा तीसरा टाइप है योर स्केलन काइमा, ठीक है। तो अब देखो स्केलन काइमा में क्या होता है। स्केलन काइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स, ठीक है। स्केलन काइमा के अंदर क्या हो रहा है कि लॉन्ग नैरो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। लॉन्ग है और नैरो सेल्स प्रेजेंट है विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। मतलब सेल जो है वो नैरो है, वो पतली सी है, लेकिन उसके ऊपर जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो थिक होता है और लिग्निफाइड सेल वॉल्स होता है उसके अंदर, जिसमें कि छोटे छोटे पिट्स देखने मिलेंगे। मतलब अगर ये सेल वॉल है तो इस सेल वॉल के अंदर ऐसे छोटे छोटे पिट्स देखने को मिलते हैं।
स्केलेनकाइमा के अंदर। नाउ दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट्स। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि कॉलिनकाइमा जो था तुम्हारा वो लिविंग मैकेनिक्स था, लेकिन जो स्केलेनकाइमा होता है वो जो होगा हमारा वो डेड होता है और इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब अगर इनके वेरिएशंस की बात करें फॉर्म में, स्ट्रक्चर, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर बात करें, तो स्केलेनकाइमा दो टाइप का होता है, या तो फाइबर्स होगा या स्केलेरॉइड्स होगा। ठीक है, तो फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स जो होता है हमारा वो थिक वॉल्ड होता है, इलोंगेटेड होता है, पॉइंटेड सेल्स होता है, जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये क्या करता है कि ये एक थिक वॉल्ड होता है, इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल होता है, जो कि ग्रुप में आकर करेगा, और प्लांट के वेरियस पार्ट्स में हमें इनके ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं, ये फाइबर्स के, जो कि थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड और पॉइंटेड सेल्स के बने होते हैं। तो ये था फाइबर्स। दूसरा है स्केलेरिड्स। ठीक है, स्केलेरिड्स क्या होता है कि द स्केलेरिड्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिक एंड डेड सेल्स विथ वेरी नैरो कैविटीज। इसके अंदर जो ल्यूमेन होगा वो काफी नैरो होगा, बट उसके अलावा इनकी जो स्केलेरॉइड्स होंगे वो काफी स्फेरिकल या ओवल या सिलेंड्रिकल सेल के होते हैं और काफी ज्यादा थिक होते हैं। ठीक है, ये बना होता है थिक एंड डेड सेल से। ठीक है, जिसके अंदर की कैविटीज बहुत नैरो होती है। ठीक है, अगर मान लो अगर क्रॉस सेक्शन करोगे और ये स्केलेरिड्स है जिसकी थिकनिंग काफी ज्यादा, तो इसके अंदर आपको ये बिल्कुल नैरो सा कैविटी देखने को मिलेगा, ल्यूमन देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स। ठीक है, नट्स के फ्रूट वॉल पे मिलेंगे, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, सपोटा वगैरह। ठीक है, ये जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उसके फ्रूट वॉल पे या तो पल्प ऑफ फ्रूट्स पे इनके, या तो फ्रूट के वॉल पे या फ्रूट के पल्प पे ये स्केलेनकाइमा देखने को मिलता है हमें। ठीक है, ना स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑर्गन। ये क्या करता है कि ये ऑर्गन्स को मल्टीपल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्क्लेरेनकाइमा। नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो हमारा सिंपल टिश्यू में तीनों टाइप का डायग्राम। पहला है देखो पैरेनकाइमा। ठीक है, तो पैरेनकाइमा के अंदर मैंने क्या बताया था कि या तो इंटरसेलर स्पेसेस एब्सेंट होगी, जैसे देखो यहाँ पे एब्सेंट दिख रही, या तो प्रेजेंट होगी तो बहुत थोड़ी सी होगी। देख रहे हो कितना माइन्यूट इंटरसेलर स्पेसेस प्रेजेंट है। तो ये जो वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये इसके इंटरसेलर स्पेसेस है। वही अगर दूसरा बात करें हमारा कॉलनकाइमा की, तो देखो इसका ये एक सेल है, इसका ये एक सेल है, इसके पास से जाने में कहाँ दिक्कत, मतलब इस दोनों के बीच में जो है वो स्पेस नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी वजह से ये क्या होगा कि क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है, क्लोजली फिट होता है ये, इसके अंदर हमारा कॉलन काइमा के अंदर इंटरसेलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर उसको छोड़ दो तो ये देखो ये इसका सेल वॉल है, फिर इसके अंदर ये जो व्हाइट सा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हमारा वैक्यूल है। ठीक है, अब देखो ये जो पोर्शन देख पा रहे हो या ये पोर्शन देख पा रहे हो, ये इसका थिकेंड कॉर्नर पोर्शन है। देखो बाकी पोर्शन थिकेंड नहीं है, लेकिन जब ये अगर हेक्सागोनल शेप बना रहे हो तो ये पोर्शन थिक मिलेगा, ये पोर्शन थिक मिलेगा। जो बेसिकली एंगल्स है, कॉर्नर्स है, वो थिक होते हैं। ठीक है, कॉलनकाइमा के अंदर। ना मूविंग ऑन टू योर थर्ड डायग्राम विच इज ऑफ स्केलेनकाइमा। तो देखो पहला जो है वो फाइबर टाइप है, देख रहे हो ये सब फाइबर जैसा है। ठीक है, ये इसका बीच वाला सरफेस जो है ल्यूमन है और इसका थिक सेल वॉल है आउटर सरफेस। दूसरा जो डायग्राम देख रहे हो वो स्क्लेरिड का है। ठीक है, स्क्लेरिड के अंदर भी देखो वही है कि नैरो ल्यूमन देखने को मिल रहा है और इसके अंदर ये जो पिंक सा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये इसका थिक सेल वॉल है। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। अब अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होता है वो मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। ठीक है, दे आर हेट्रोजीनस। जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू था वो क्या था, वो वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ था। ठीक है,
और होमोजीनस था। बट हमारा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है वो हेट्रोजीनस होता है और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। और बट इसके सेल्स क्या होते हैं कि इसके सेल्स जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं एज अ यूनिट दे फंक्शन। ऐसा नहीं होता कि एक सेल कुछ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दूसरा सेल कुछ डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है। नो, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इनके अंदर क्या होता है कि कोई इस साइज का सेल है, कोई इस साइज का सेल है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। बट इनका जो सेल होता है वो जो वर्क करेगा वो टुगेदर वर्क करता है एज अ यूनिट दे वर्क। इसीलिए इसके अंदर जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं इस वजह से बोलते हैं क्या कि ये हेट्रोजीनस होते हैं, ठीक है। Now, hence a complex tissue can be defined as a collection of structurally dissimilar cells performing a common set of function। ठीक है, जो पहली लाइन में मैंने आपको समझाया उसकी बेसिस पे क्या होगा, उसकी बेसिस पे अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को डिफाइन करेंगे तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर बेसिस पे जाओगे तो डिसिमिलर सेल्स प्रेजेंट है बट दे आर परफॉर्मिंग अ कॉमन सेट ऑफ फंक्शंस। एक कॉमन सेट ऑफ फंक्शंस ही ये परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर एब्सेंट इन गैमीटोफाइट्स। ठीक है, गैमीटोफाइट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफाइट्स में देखने को मिलेंगे। देयर आर ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग वैस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। मैंने आपको बताया था कि इसमें जितना जाओगे इस चैप्टर में उतनी क्लासिफिकेशन ही क्लासिफिकेशन है हर तरफ ना। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है हमारा जाइलम, दूसरा टाइप है हमारा फ्लोएम। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे हम लोग जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। Now, सबसे पहले बात करते हैं अगर जाइलम की, तो जाइलम इज वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यूज। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है कि जाइलम जो हमारा वो वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है, यानी कि वाटर और मिनरल को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है वो जाइलम करता है। ठीक है ना, द function of xylem is to conduct water and minerals upward from the roots to the stem and leaves। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, पहले भी जब आपको पढ़ाया है, जब मैं टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स पढ़ा रही थी, जब मैं बोल रही थी कि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं है, जाइलम फ्लो नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा। तो वही चीज है कि जाइलम का जो काम है तुम्हारा वो क्या करता है कि वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड की तरफ ले जाता है, कंडक्ट करता है, यानी कि रूट से अब्सॉर्ब करके ये वाटर और मिनरल्स को स्टेम और लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन हुआ। इसके अलावा ये और काम क्या करता है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट की बॉडी को। ठीक है, दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। अब अगर ओरिजिन की बेसिस पे बात करें तो जाइलम को हम प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्राइमरी जाइलम जो होता है हमारा वो कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, वो प्रोकैम्बियम से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी जाइलम है। ठीक है, प्राइमरी जाइलम कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, तो प्राइमरी जाइलम हमारा ओरिजिनेट करता है प्रोकैम्बियम से, और जो हमारा सेकेंडरी जाइलम है वो वैस्कुलर गैम्बियम से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी जाइलम है वो ओरिजिनेट करेगा प्रोगैम्बियम से, और कब ओरिजिनेट करता है, जब वैस्कुलराइजेशन होती है उस टाइम पे प्राइमरी जाइलम से ये प्रोगैम्बियम ओरिजिनेट करता है। ठीक है, जो सबसे पहले प्लांट की लाइफ में जिस जाइलम का फॉर्मेशन हुआ था उसको हम लोग प्राइमरी जाइलम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देखें, डेवलपमेंट की बेसिस पे प्राइमरी जाइलम को फर्दर डेवलपमेंट क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ये दो चैप्टर्स बहुत, क्योंकि इसके अंदर क्लासिफिकेशन 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 काफी क्लासिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, अब इसको डेवलपमेंट के बेसिस पे डिवाइड करोगे तो दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम क्या होता है कि these are the from primary xylem element। ठीक है, it has vessels with narrow diameter। ठीक, प्रोटोजाइलम जो होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी xylem element होता है, और
इसके अंदर क्या होता है कि इसके पास वेसल्स होता है और इसका डायमीटर काफी नैरो होता है। अगर दूसरे की बात करें तो मेटाजाइलम होती है, द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, मतलब प्राइमरी जाइलम तो ऑलरेडी सबसे पहले प्लांट की लाइफ में आता है। लेकिन प्राइमरी जाइलम में भी दो फेज हो गया, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम वो होता है और मेटाजाइलम हो गया कि जो प्राइमरी जाइलम में बाद में बनता है उसको हम लोग मेटाजाइलम बोलते हैं, ठीक है ना। मेटाजाइलम इज मोर मैच्योर देन प्रोटोजाइलम है, ऑब्वियसली बात है कि प्रोटोजाइलम पहले आ रहा है, मेटाजाइलम बाद में आ रहा है, तो मेटाजाइलम ज्यादा मैच्योर होगा प्रोटोजाइलम से, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, इट हैज वेसल्स विद ब्रॉड डायमीटर्स। उसके अंदर क्या होता है, वेसल्स है ब्रॉड डायमीटर। देखो प्रोटोजाइलम के अंदर क्या था कि वेसल्स लेके नैरो डायमीटर था, और हमारा मेटाजाइलम के अंदर क्या, मेटाजाइलम के अंदर भी वेसल्स है लेकिन उसका डायमीटर जो होगा वो ब्रॉड होगा। अगर अरेंजमेंट देखो एंजाइम की तो वो टेस्ट एंड और एग्जैक्ट, ठीक है। व्हाट्स द सेंटर यानी कि पिद, and the metaxylem lies towards the periphery of the organ. This type of primary xylem is called end arch. It is found in stems, ठीक। stems में हमें end arch type of अरेंजमेंट मिलती है। तो एंड आर्च करने का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो ये स्टेम है, इस सेंटर की यहाँ हमें मिलेगा, यहाँ हमें मिल रहा है प्रोटोजाइलम, ठीक है, और इसके पेरिफेरल सरफेस पे यानी इस सरफेस पे हमें मिल रहा है मेटाजाइलम और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द, इस टाइप की मिलेगा। ये इस टाइप के अरेंजमेंट एग्जैक्ट होते हैं जो कि हमें रूट्स में देखने को मिलता है। एग्जैक्ट में ये तो हो गया था हमारा एंड एग्जैक्ट में क्या होगा कि बीच में हमें मेटा आइलैंड देखने को मिलेगा और ये आउटर यहाँ पे आइलैंड वहां पे हमें प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या बात की दो